Assalamu alaikum students. In this video, we will discuss rheumatic heart disease and acute rheumatic fever. And in the ending, we will also discuss Kawasaki disease. सबसे पहले देखते हैं कि rheumatic heart disease या acute rheumatic fever क्या होता है। तो याद रखिए, इट इज़ एन इम्यूनोलॉजिकल और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें इंसान का इम्यून सिस्टम उसकी खुद की बॉडी को ही अटैक करने लगता है। और ये कैसे हो जाता है? ये तब हो जाता है जब ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकस वाला बैक्टीरिया बॉडी में इन्फेक्शन करता है। ठीक है, तो वो इन्फेक्शन करता करेगा तो उसके बाद ये डिज़ीज़ कॉज़ होती है। उसके बाद इंसान का इम्यून सिस्टम खुद की बॉडी को ही अटैक करने लगता है। It mainly affects the connective tissue of the heart, mainly the mitral valve, joints, kidneys and blood vessels. इस डिजीज़ के अंदर जो बॉडी पार्ट सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है वो है कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यूज़ में भी सबसे ज़्यादा हार्ट, जॉइंट्स, किडनीज और ब्लड वेसल्स। और हार्ट में जो मिट्रल वैल्यू होता है उस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। It occurs 2 to 6 weeks after an initial infection with group A beta hemolytic streptococcus of the upper respiratory tract, sore throat और सिकिन। तो इसमें आपने इस वाले बैक्टीरिया को अ, सबसे ज़्यादा याद रखना है कि यही वो बैक्टीरिया है जो इस डिजीज़ को कॉज़ करता है। सबसे पहले क्या होता है कि पेशेंट में बस थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो या स्किन का कोई इन्फेक्शन होगा तो उसके 2 या 6 हफ्तों बाद फिर ये रूमेटिक हार्ट डिज़ीज़ या रूमेटिक फ़ीवर हो जाता है। ठीक है? तो फिर इसके अंदर होता क्या है कि जब इन्फेक्शन हो जाता है, उस इन्फेक्शन के खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। एंटीबॉडीज़ और वो एंटीबॉडीज़ उस बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करते हैं और फिर इवेंचुअली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। फिर वही एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस कनेक्टिव टिश्यूज़ के डिफरेंट एरियाज़ में डिपॉज़िट हो जाते हैं और उसी डिपॉज़िशन से डिफरेंट साइन एंड सिम्पटम्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि हमारे हार्ट, जॉइंट्स, किडनीज़ में कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं, तो जब वहाँ पर वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बैठ जाते हैं, तो फिर वो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक, और एंटीबॉडी जो बनती है वो या तो सेल मीडिएटेड होते हैं या सेल मीडिएटेड होते हैं और ह्यूमोरल इम्यूनिटी से बने हुए एंटीबॉडीज़ होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कौन-सा एज ग्रुप इन्वॉल्व होता है? द एज ग्रुप दैट इज़ बिटवीन 5 टू 15 ईयर्स। ठीक है, तो इस बीच जो हमारे बच्चे आते हैं उनको ये ज़्यादातर हो जाता है। अब अगर हम इसके साइन एंड सिम्पटम्स की बात करें, तो इसमें 2 तरह के साइन एंड सिम्पटम्स आ जाते हैं। एक है मेजर मैनिफेस्टेशंस या मेजर क्राइटेरिया और दूसरा है माइनर मैनिफेस्टेशंस या क्राइटेरिया। सबसे पहले मेजर मैनिफेस्टेशंस की बात करेंगे, तो मेजर मैनिफेस्टेशंस में कार्डाइटिस आता है। कार्डाइटिस का मतलब होता है कि हार्ट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ठीक, और ये अप्रॉक्सिमेटली 90% ऑफ द पेशेंट्स में हो जाता है। पहली बात ये कह रहा है कि इट इज़ एन अर्ली मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटिक फीवर, कि ये रूमेटिक फीवर का अर्ली साइन एंड सिम्पटम है। इसमें पैनकार्डाइटिस हो जाता है। पैनकार्डाइटिस का मतलब है कि हार्ट की तीनों लेयर्स पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस इन्फ्लेमेशन में इन्वॉल्व होते हैं। द रिवाइज्ड जोनस क्राइटेरिया आल्सो इंक्लूड इकोकार्डियोग्राफिक फाइंडिंग्स फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कार्डाइटिस।
जैसे हम ईसीजी करते हैं, वैसे ही दूसरा एक टेस्ट होता है, उसे हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। इकोकार्डियोग्राफी के अंदर हार्ट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है, जबकि ईसीजी के अंदर बस हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ट्रेस किया जाता है। अब इकोकार्डियोग्राफी के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या हार्ट में इन्फ्लेमेशन हुई या नहीं हुई है। अगर इन्फ्लेमेशन होगी तो उसका मतलब है कार्डाइटिस है। अगर कार्डाइटिस है तो वो हमें ये डिजीज़ यानी रूमेटिक हार्ट डिजीज़ को डायग्नोज करने में मदद करेगा। तो रिवाइज्ड जोन्स क्राइटेरिया जो है, ठीक, उसने इकोकार्डियोग्राफी फाइंडिंग को कार्डाइटिस को डायग्नोज करने के लिए उसको इंक्लूड किया है। ठीक, जोनस क्राइटेरिया क्या है? जोनस क्राइटेरिया अभी आप पढ़ेंगे कि जब हमें किसी पर्सन में ये तय करना होता है कि उसको रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है या नहीं है, तो उसके लिए हम जोनस क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। ठीक है? अच्छा, जो दूसरा साइन एंड सिम्पटम है वो है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का सादा मतलब है जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो पॉली आर्थराइटिस का मतलब होता है कि बैक वक्त बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ द पेशेंट्स में हो जाता है। इट सेज इट इज़ अ टेम्पोररी migratory inflammation of the large joints, usually starting in the legs and moving upward। ठीक, तो ये एक ऐसी इन्फ्लेमेशन होती है जो टेम्पोरेरीली होती है, जो हर हमेशा नहीं रहती है। दूसरा ये कि ये माइग्रेटरी होती है, ये पहले लोअर जॉइंट्स में स्टार्ट होती है, फिर ऊपर ऊपर आती है। ओके। तीसरा है सबक्यूटेनियस नोड्यूलस। सबक्यूटेनियस नोड्यूलस के अंदर ये कह रहा है कि दीज आर नोड्यूल्स प्रेजेंट ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस सच एज द बैक ऑफ द रिस्ट, एल्बो एंड फ्रंट ऑफ द नी। ठीक है, बॉडी में नोड्यूल्स बनने लगते हैं। ठीक है, और ये नोड्यूल्स बोनी प्रोमिनेंसेस के ऊपर मौजूद होते हैं। जैसे रिस्ट का जो बैक है वहाँ पर ये आएंगे, एल्बो में आएंगे, फ्रंट ऑफ द नी में आएंगे। ठीक, ऐसे ही इरिदीमा मार्जिनेटम होगा। इरिदीमा मार्जिनेटम क्या है कि रेड कलर्ड नॉन इची स्किन लीजन्स बॉडी में आएंगे। ठीक है, ट्रंक के ऊपर यानी कमर पे जो है लाल रंग के दाग धब्बे पड़ जाएंगे, और वो सर्कुलर या ऐसा कह लो कि पेरिफेरली स्प्रेड होंगे। ठीक है, घोल की तरह बॉडी के इर्द गिर्द डिस्पर्स्ड होंगे। ठीक है, फैले होंगे। इसके बाद है सिडनहामस कोरिया। सिडनहामस कोरिया क्या है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलेंटरी जर्की movements of the face and limbs causing an unsteady gait and muscular incoordination। इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी में अजीब तरह की इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं, झटके लगने लगते हैं फेस में, लिम्ब्स में। ठीक, और उसकी वजह से एक तो गेट भी अब नॉर्मल बन जाता है। ठीक, दूसरा मस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन आ जाती है। ठीक, लेकिन ये लेटली होता है, पहले पहले ही नहीं स्टार्ट होता है। ठीक, अप्रॉक्सीमेटली 3 months आफ्टर द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन उसके 3 महीनों बाद ही होगा। आखिरी वाला है एस्कॉपस बॉडीज। दीज आर कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स फाउंड इन द हार्ट इन द इंडिविजुअल्स विद रूमेटिक फीवर। कि इंडिविजुअल के हार्ट में अब आपको नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, और ये इसके कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स होते हैं। अब आइए माइनर क्राइटेरिया की तरफ। माइनर क्राइटेरिया के अंदर हम सबसे पहले क्लिनिकल क्राइटेरिया लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर फीवर है 101 से 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, या जॉइंट पेन है विच इज़ आर्थराल्जिया, या इस पेशेंट को पुराने ज़माने में कभी रूमेटिक फीवर रहा है। ठीक, तो उनको भी हम माइनर क्राइटेरिया के अंदर बतौर साइन एंड सिम्टम्स ले सकते हैं। ऐसी है लेबोरेटरी क्राइटेरिया। लेबोरेटरी क्राइटेरिया में हम कहते हैं कि अगर सी रिएक्टिव प्रोटीन ज़्यादा हो गया है, या ई एस आर विच इज़ इरिथ्रोसाइडमेंटेशन रेट ज़्यादा हो गया है, ठीक, तो वो हमारे माइनर क्राइटेरिया के अंदर आएंगे। ठीक, सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या है? सी रिएक्टिव प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है जिसको लिवर बनाता है जबकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो रही होती है।
ठीक। और जब इन्फ्लेमेशन होती है तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन बढ़ जाता है। और याद रखना चाहिए कि जो ESR होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये भी इन्फ्लेमेशन के अंदर इंक्रीज हो जाता है। और अगर आप ECG चेक करेंगे इस पेशेंट का तो आपको वहाँ का PR इंटरवल बहुत लंबा दिखेगा, विच वी कॉल प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल। ऐसी एसेंशियल एविडेंस क्या होगा हमारे लिए? A positive throat culture for group A Streptococcus and an increased anti-streptolysin or titer। ठीक, आप इस पर्सन का थ्रोट कल्चर करेंगे, आप इसके थ्रोट से एक स्वैब लेंगे, और उसको फिर आप जो है एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे जहाँ पर वहाँ के बैक्टीरिया को कल्चर किया जाए, ये देखा जाए कि इसके थ्रोट के ऊपर मत कोई बैक्टीरिया, खासतौर पर ग्रुप ए बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, अगर वो पॉजिटिव आएगा तो वो एक क्राइटेरिया बनेगा। दूसरा है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन और टाइटर। याद रखना चाहिए कि इस बैक्टीरिया के पास एक सबस्टेंस होता है विच वी कॉल स्ट्रेप्टोलाइसिन। ये स्ट्रेप्टोलाइसिन जब बॉडी में घुस जाता है तो बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है। उन एंटीबॉडीज को अगर हम काउंट करेंगे कि स्ट्रेप्टोलाइसिन के खिलाफ कितनी एंटीबॉडीज बनी है, 2 बनी, 4 बनी, 10 बनी, 20 बनी, जितनी ज़्यादा बनेंगी, ठीक, उतना हमारे पास सबूत पुख्ता होगा उस पर्सन को रिमेटिक हार्ट डिजीज़ के लिए डायग्नोज करने का। ठीक है। तो कितने एंटीबॉडीज होंगे, दैट वी कॉल एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन और टाइटर, राइट। चलिए अब डायग्नोज का, नाउ हाउ विल वी डायग्नोज दैट अ पर्सन इज हैविंग rheumatic heart disease? And so, in this regard, we have a criteria which has been established by the WHO in the year 1944। जब उन्होंने इसको पब्लिश किया इस साल में, तो उन्होंने कहा कि जोनस जो कहेगा, ठीक, वही हम मानेंगे इस बीमारी को डायग्नोज करने के लिए। ठीक है। तो एक पर्सन था TD जोन्स, यूएस फिजिशियन, उसने कहा कि मतलब अ, एक क्राइटेरिया रहेगा पर्सन को इस बीमारी से डायग्नोज करने के लिए। ही सैड द डायग्नोसिस रिक्वायर्स 2 मेजर क्राइटेरिया। ऊपर जो हमने मेजर साइन एंड सिम्टम्स पढ़े, उनके अंदर 2 मेजर साइन एंड सिम्टम्स होने चाहिए, ठीक, या एक मेजर क्राइटेरिया होना चाहिए, साथ में 2 माइनर क्राइटेरिया होनी चाहिए, और साथ में एविडेंस ऑफ ए प्रीसीडिंग स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होना चाहिए। हमारे पास ये सबूत होना चाहिए इसको पिछली बार एक बार स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया है। ठीक है। ऐसी है डकट जोनस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर रिमेटिक फीवर। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि मेजर क्राइटेरिया के अंदर आप केसेस निमोनिक से इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं: कार्डाइटिस, आर्थराइटिस, सबक्यूटेनियस नोडुलस, इरिदीमा मार्जिनेटम, सिडनहामस कोरिया। और माइनर क्राइटेरिया के अंदर आप एफरैप को यूज़ कर सकते हैं बतौर निमोनिक, फीवर रेजड SR-CRP, आर्थ्रालजिया, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल, प्रीवियस rheumatic fever। There must be evidence of streptococcal infection plus 2 major criteria, or 1 major plus 2 minor criteria. Then only you can say that the person is having rheumatic heart disease. Okay। अगर ना एक ही मेजर क्राइटेरिया हो, या खाली 2 माइनर क्राइटेरिया हो, या बस स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन हो, you can never say that person is suffering from this disease। ठीक है। And for that reason we have to follow this criteria। Now, talking about the prevention of rheumatic fever, we have 2 types of prevention. First is primary prevention, and second is secondary prevention. In the primary prevention, we say that all people who are having throat infection, they should be treated uh, early in order to avoid the occurrence of rheumatic heart disease। ठीक है। तो जिस किसी आदमी को भी rheumatic सॉरी जिस किसी पर्सन को भी थ्रोट इन्फेक्शन होगा इस बैक्टीरिया के द्वारा, तो उसको हम जो है उसी समय पेनिसिलिन दे के ठीक करेंगे। हम चाहेंगे कि आगे जाकर उसमें ये रिमेटिक फीवर ना हो। तो क्या करेंगे? ट्रीट द सोर थ्रोट विद ए सिंगल IM इंजेक्शन ऑफ बेंजाथीन बेंजाइल पेनिसिलिन। हम
एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देंगे बेंजाथिन बेंजाइल पेनिसिलिन का, ठीक है, और इसका डोजेज होगा 1.2 मिलियन यूनिट्स अडल्ट के अंदर और 6 लाख यूनिट्स इन चिल्ड्रन। या हम ओरल पेनिसिलिन भी देंगे 10 दिनों के लिए ताकि स्ट्रेप्टोकोकाई थ्रोट से गायब हो जाए। ऐसे ही आप इरिथ्रोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं 10 दिनों के लिए, ठीक, उन लोगों के अंदर जिनमें पेनिसिलिन एलर्जी होगी, बिकॉज यू नो दैट ऑल पीपल कांट टॉलरेट द पेनिसिलिन, ठीक, सम आर एलर्जिक टू दिस ड्रग, so in those patients we will administer erythromycin. In the secondary prevention, ठीक, secondary prevention of recurrence of rheumatic fever involves identifying those who have had rheumatic fever and giving them a single IM injection of benzyl penicillin units for adults and 6 lakh units for children at an interval of 3 weeks and continuing for at least 5 years or until the child reaches 18 years of age, whichever is later. तो यहाँ पर हम उन लोगों को लेते हैं जिनको रिमेटिक फीवर था और उनको हम एक आईएम इंजेक्शन देते हैं बेंजाथिन बेंजाइल पेनिसिलिन का, और डोजेज यहाँ पर दिया गया है, और इन डोजेजेस के बीच 3 हफ्तों की गैप रहनी चाहिए, ठीक, कम अज़ कम, और इसको हमने 5 सालों तक कंटिन्यू करना है या तब तक कंटिन्यू करना है जब तक बच्चे की उम्र 18 ईयर्स तक की ना हो जाए, ठीक। अब 5 सालों वाला फॉलो करेंगे या 18 ईयर्स की एज वाला फॉलो करेंगे, तो यहाँ पर बताया गया है कि विच एवर इज़ लेटर, जो इन दोनों में ज़्यादा लेटर होगा, ज़्यादा दूर होगा, तो उसी को माना जाएगा। इन केस ऑफ कार्डाइटिस मिट्रल माइल्ड मिट्रल रिगर्जिटेशन treatment should continue for 10 years after the last attack of rheumatic fever or until 25 years of age, whichever is longer. अगर कार्डाइटिस होगा तो ट्रीटमेंट जो है 10 सालों तक रहना चाहिए रिमेटिक फीवर के लास्ट अटैक के बाद, या 25 सालों तक, आई मीन से 25 साल की उम्र तक रहना चाहिए, और दोनों में जो ज़्यादा लंबा होगा उसी को फॉलो किया जाएगा। पेशेंट्स विद मोर सीवियर valvular disease और those who have undergone valve सर्जरी रिक्वायर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट। अब वो लोग जिनको खतरनाक वल्वुलर डिजीज़ हो या जिनको वैल्यू सर्जरी हुई है उनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब आइए मैनेजमेंट पर। तो मैनेजमेंट में याद रखिए एडमिनिस्टर सेलिसाइलिटिस, आप सेलिसाइलिटिस एडमिनिस्टर करेंगे, एसिटामिनोफिन देंगे, एनासिडिस देंगे ताकि फीवर कम हो, इन्फ्लेमेशन कम हो, पेन दूर हो। ऐसे आप चाहेंगे कि रिमेटिक फीवर फिर से पेशेंट में ना हो, तो उसके लिए आप बेंजाइल पेनिसिलिन इंट्रामस्कुलरली, ठीक है, हर 3 से 4 हफ्तों में दे देंगे। ऐसे टीच द पेशेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस फॉर डेंटल वर्क इन्फेक्शन एंड इन्वेजिव प्रोसीजर। ऐसे पेशेंट को कोई डेंटल काम कराना हो या उसको इन्फेक्शन का खतरा हो या उसके अंदर कोई इन्वेजिव प्रोसीजर होने वाला हो, तो उसको हमें बताना है कि ये प्रोसीजर्स करने से पहले आपको खुद के लिए एंटीबायोटिक्स लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारी ये डिज़ीज़ कंप्लीट हो जाती है। अब आइए नई एक डिज़ीज़ की तरफ, विच इज़ द कवासाकी डिज़ीज़, विच इज़ म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम, ठीक है। तो इसके अंदर स्किन इन्वॉल्व होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं, लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हो इस डिज़ीज़ के अंदर होता क्या है, ये डिज़ीज़ असल में एक एक्यूट डिज़ीज़ है, ठीक है। सडनली क्या होने लगता है, पूरी बॉडी में डिफरेंट ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और ये ज़्यादातर बच्चों में होता है। इसके अंदर हार्ट इन्वॉल्व हो जाता है और वो इसकी सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, यानी अगर इसके अंदर हार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसकी एक वर्स्ट वर्स्ट कंडीशन है या वर्स्ट केस है, तो उसमें एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो एन्यूरिज्म्स इसमें हो सकते हैं। एन्यूरिज्म्स का मतलब है कि अगर ये ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल एक साइड में, देखिए, बाहर निकल सकती है ड्यू टू दी वीक वॉल ऑफ ब्लड वेसल, ठीक है। अब अगर हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो
इसमें टंग स्ट्रॉबेरी लाइक हो सकती है क्योंकि पूरी बॉडी में वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होने लगी है, तो रेडिश डिस्कलरेशन हो जाती है हर जगह। ऐसे ही सर्वाइकल लिम्फ नोड, गर्दन के पास जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। हाथों और पाँवों की स्किन, ठीक है, झड़ने लगती हैं। ऐसे ही आँखों की जो सफ़ेदी है वहाँ पर भी रेडनेस आ जाती है ड्यू टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। ऐसे ही अर्ली स्टेज के अंदर प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाता है, फिर लेकिन आगे के फेज़ में प्लेटलेट्स का नंबर बढ़ जाता है, फिर प्लेटलेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ भी सकते हैं और जो है यानी क्लम्प अप होके वो फिर ऑब्स्ट्रक्शन ला सकते हैं। उस वजह से फिर हमें कई दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। ऐसे थ्रोट भी रेड होगा, जॉइंट पेन भी होगी। तो मैनेजमेंट के अंदर हम क्या करेंगे, हम IVIG देंगे विच इज़ द इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इंट्रावेनसली हम एंटीबॉडीज़ पेशेंट को दे देंगे ताकि कंडीशन दूर हो जाए। ऐसे ही आप बच्चों को वो खेल खेलने से रोकेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त खेल कूद करना पड़ रहा हो। जैसे फुटबॉल है, उसमें एक दूसरे के साथ जो है कोलिजन्स होते हैं, तो इसमें इंजरी होने का खतरा होता है। और अगर थोड़ी सी भी थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो जाए बॉडी में, ब्लीडिंग हो सकती है। और यहाँ से हमको पता है कि ब्लीडिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो बिकॉज पेशेंट ले रहा होगा एस्पिरिन या एंटीकोगुलेंट्स। एस्पिरिन एंटीकोगुलेंट्स इसलिए वो ले रहा है क्योंकि अंदर से प्लेटलेट्स के जमने का खतरा है, खून के जमने का खतरा है, ठीक है। अब अगर वो दवाएं ले रहे हैं जो जमने को रोक रहे हैं, अब अगर वाकई ब्लीडिंग होगी तो खून को रुकना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसा ना हो, हम उसको खतरनाक वाली एक्टिविटी से रोक के रखेंगे। ऐसे अगर उसने IVIG लिया है, एंटीबॉडीज ली है, तो ऊपर से हम उसको MMR वैक्सीन नहीं देंगे क्योंकि वैक्सीन के अंदर एंटीजन्स ही होते हैं या मरे हुए बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, उम, या एटेन्यूएटेड होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ देके अगर हम वैक्सीन दे देंगे तो वैक्सीन या एंटीबॉडीज़ दोनों की एफिशिएंसी ख़त्म हो सकती है। अवॉइड एडमिनिस्ट्रिंग पेनिसिलिन इफ साइंस ऑफ एस्पिरिन टॉक्सिसिटी, टिनाइटिस, हेडेक, वर्टिगो एंड ब्रूजिंग आर प्रेजेंट। ऐसे ही अगर आपको लग रहा है कि टिनाइटिस हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वर्टिगो, ब्रूजिंग हो रहा है, तो ये एस्पिरिन के टॉक्सिसिटी के साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं। तो इनको आपने कभी भी इग्नोर नहीं करना है, फ़ौरन डॉक्टर को नोटिफाई करना है ताकि वो आपकी कंडीशन ठीक करे। तो यहाँ पर हमारे चाइल्ड हेल्थ की सारी डिजीज़ कंप्लीट हो जाती हैं ऑलमोस्ट। मेन मेन जितना भी था वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। तो मिलते हैं आइंदा वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।